आपका आवाज अड्डा में और आज चर्चा हो रही है बिहार की, उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा से आता हूं अपने मेहमानों के पास। प्लीज जवाब थोड़ा छोटे रखिएगा, इस सेगमेंट में समय कम होता है। हम लोगों ने पिछले बार काफी लंबी चर्चा की। राजीव रंजन जी, ये एक आरोप बार बार लग रहा है कि अवसरवादिता नीतीश जी करते हैं, जवाब देंगे इसका सर? मेरा जवाब तो है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा अवसरवादी कोई दल नहीं। और मैं हर्षवर्धन जी के लिए मैं केवल 2 शब्द कहूंगा। हर्षवर्धन जी को बाजाप्ता किसी पार्टी की सदस्यता ले लेनी चाहिए। जिस तरह से वो तनाव से भरे हुए दिख रहे हैं हर डिबेट में, जिस तरह का एक मनोवैज्ञानिक दबाव राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं पर होता है, कहीं उससे ज्यादा गहरे दबाव में। और इन्हें अपनी टिप्पणियां इन्हें काफी अच्छी लगती हैं, बाकी सबकी छिछली और सतही टिप्पणियां लगती हैं। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि खुद को पत्रकारिता में आपने स्थापित किया। हम लोग भी कॉलम्स काफी लिखते रहे हैं, और मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा, देश और दुनिया का ज्ञान हम लोगों को भी है। छठे दशक में बिहार में जो राजनीतिक दलों का एक गैर कांग्रेसवाद का दौर था, उसी दौर में भारतीय जनता पार्टी को उस समय के जनसंघ को कुछ जमीन मिली, और उसके वो इसलिए कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उन्हें मदद किया। 77 जो आप देख सकते हैं कि उस समय जनता पार्टी का एक अंग था जनसंघ, और फिर आपने ही छोड़ दिया था दोहरी सदस्यता के नाम पर। वहां आप एक दूसरे जंप की ओर बढ़े। 89 वीपी सिंह की आंधी थी, जहां से जनता दल के साथ नेशनल फ्रंट का हिस्सा बने, और वहां फिर आपको कुछ अगली जो एक किक मिलता है, वो वहां से आप आगे निकले। देखिए, आप किसकी मदद कर रहे थे? नीतीश कुमार जी यहाँ 77 के नेता हैं, और आपके भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं का, आज के नेताओं का पता भी नहीं होगा बिहार के आंदोलन के समय। पहली बात सुन लीजिए, पहली कतार के नेताओं की बात मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात भी सुन लीजिए कि जो नीतीश कुमार जी 89 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं, उसके पहले 2 बार एमएलए रहे, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे जनता दल के, और जिन वजहों से भी वो लालू जी से दूर गए, लेकिन उनका समाजवादी पृष्ठभूमि से जुड़ाव रहा है। वो आपके अलायंस में गए, लेकिन वहां नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस था, जहां 370 के खिलाफ बोलते थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ बोलते थे, राम जन्मभूमि का न्यायालय के द्वारा समाधान हो, ये बातें हम बोलते थे। आज आपका कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है। आज आप असहमति को राष्ट्रद्रोह मानते हैं। आप इस दौर के साथ अगर खड़े हैं तो आपको मुबारक हो। हम नहीं खड़े होना चाहते हैं, तो ये हमारी मर्जी। जबरदस्ती थोपिएगा थोड़े, या पाकिस्तान भेजिएगा। राजीव जी, एक बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। अगर मान लीजिए सभी से उनको तकलीफ है, लालू जी बीजेपी के अलगाववादी विचार आपको नहीं पसंद है, तो फिर अकेले फिर क्यों नहीं लड़ते? आपको हर पार्टी से अगर दिक्कत है तो अकेले लड़िए बिहार में। देखिए, मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी भी तो अकेले लड़ लड़े। अब तो लड़ना ही पड़ेगा, अब तो सभी तो लड़ना पड़ेगा। परिणाम का विश्लेषण कर लीजिएगा। एक बार अकेले लड़े हैं 2015 में, हाँ, और 53 सीटों पर सिमट गए। उनका इतिहास है। तो फिर सर वही तो बात आ गई ना, घूम फिर के सत्ता में बने रहना जरूरी है, रादर की बहुत ज्यादा सिद्धांतों की चिंता करना। नवल किशोर जी, सारे दल एक तरफ है। हर्षवर्धन जी, आपको बताता हूँ भी, अब ऑप्शन क्या है आपके पास? क्या राजनीति है? तो कुछ भी बोल के चले जाएंगे। ये ठीक नहीं है नीरज जी। राजीव रंजन जी ने निजी टिप्पणी की है। नेता थोड़ी ना बताएंगे कि पत्रकार कैसे काम करेगा। नेताओं को राजनीति करनी चाहिए, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि नेता ही तय करेंगे कैसे राजनीति होगी, लेकिन विश्लेषण करने का अधिकार हम पत्रकारों का है। उसको कोई नेता बताने की स्थिति में नहीं है। न राजीव रंजन जी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नहीं, लेकिन मैंने और मैं अपनी बातें रखूंगा, और अभिव्यक्ति की बातें रखूंगा भी है। कोई राजीव रंजन जी के अकेले नहीं है। रुकिए। हर्षवर्धन जी और राजीव रंजन जी, सवाल खड़े करूंगा। आप उनकी टिप्पणी से असंगति जाहिर कर सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि आपकी पॉलिटिक्स नहीं अच्छी इनको लगती है। ठीक है, वो दोनों लोग कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नवल किशोर जी, भाजपा की अब राजनीति क्या है बिहार में? अकेले चलेंगे क्या? हम तो ऑप्शन ही नहीं कोई इसके अलावा। चलने हमको तो आदत है, अकेला चले कोई साथ आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखे नहीं कि हम अकेले लगे थे
2014 में पार्लियामेंट के चुनाव तक कहां थे ये लोग, हवा में उड़ गए थे। हमारे पास फेस है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है। हम जहां हम हमारे ही चेहरा की वजह से नीतीश जी को 42-43 को आ गया है तो 0 हो जाते। अभी राजीव रंजन जी का एक आध गलतफहमी में दूर कर दूं जो चैनल पर कर रहे हैं। नीतीश जी हारने वाला नेता रहे। जब पूरे 77 में यहाँ सब कोई जीतता था तो नीतीश जी हार गए थे। 80 में टिकट मिला, सब कोई जीता प्रतिपक्ष के कर्पूरी ठाकुर के रिजीम में, उस दिन भी हार गए। ये कर्पूरी ठाकुर को भी कांटा ठोकते रहते थे। लालू यादव के साथ रह के ये नेतागिरी शुरू के 85 में जब एमएलए बन के आए तब लालू जी को खूंटा ठोका। फिर भाजपा के साथ आए, 7 एमएलए जीत के आए थे। उसके बाद फिर यात्रा हमने शुरू कराया। कोई गलत फिर तथ्य नहीं रखा। ये मैंने कहा 1985 में वो एमएलए हुए, 1989 में एमपी हुए। नहीं, आपने कहा कि मैंने गलत तथ्य रखा। मैंने गलत तथ्य नहीं रखा। आप आर्काइव पे जाइए और देख लीजिए। राजीव जी गुस्सा मत होइए, गुस्सा नहीं। अरे हम लोग का काम है बात करते रहने का, इसमें गुस्साना टेंशन लेने की क्या बात है। आपको तो मुस्कुराना चाहिए कि नए मित्रों के साथ गए हैं। हमको टेंशन में रहने से हम मुस्कुरा रहे हैं, आप टेंशन में। ऐसा कौन बात सरकार बना रहे हैं कि पहले ही से डर रह रहे हैं। इन्होंने एक दो बात और कही कि बिहार के जो डीएनए के बारे में नरेंद्र मोदी जी बोलते थे उसके बारे में क्या कहना है। जब डीएनए के बाद नीतीश जी पुनः आए थे सरेंडर करने के लिए, तुम नहीं पूछे थे कि डीएनए क्या हुआ? कौन सरेंडर किया था ये तो आपको भी पता है। आप बताइए, निवास में आपके नेता है। आप बताइए, आज भी लालू जी के यहाँ गए नेता मुख्यमंत्री निवास में आए थे। नीतीश कुमार जी भाजपा के कार्यालय में नहीं गए। ये कल के बाद कहेंगे कि तेजस्वी के सामने हम सरेंडर नहीं करने गए थे, पीछे के दरवाजा से राबड़ी देवी को प्रणाम नहीं करने गए थे। ऐसा मत कीजिए। अरे जो सही बात है उसको तो बोलना ही ना चाहिए। राजनीति में तो होता है। अब आपका सीट में कम है तो सरेंडर नहीं, आप घर पर आप आए हैं कि हम आपके यहाँ गए, ऐसा नहीं है ना। अभी गए थे ना प्रणाम करने राबड़ी जी को और तेजस्वी को। अरे भाई, अरे बिल्कुल वो पारिवारिक वातावरण है वहाँ। मजबूरी के मुख्यमंत्री है तो खोसामत तो करना ही ना पड़ेगा। पहलवानी तो चलेगा नहीं। जब आप कमजोर हो गए, आपका धरातल कम। यार ऐसी मजबूरी में आपकी पार्टी का बहुत ही लंबा सफर रहा है, समझता हूँ जी। और मैंने आपको पहले भी कहा ये बिहार है। और राजीव जी रुकिए, अब मुझे बात करना कुंतल जी से और संजय जी से। संजय जी, एक सवाल आपसे मेरा ये है, क्या बड़े दलों का ये एक नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने विस्तार को ध्यान में रखते हुए भी छोटे दलों के विस्तार को बाधित न करें? एक और लोकतंत्र के लिए जरूरी भी हो सकता है, क्योंकि छोटे दलों के लिए अस्तित्व संकट खड़ा हो सकता है और कई जगहों पे हुआ है, और इसी वजह से तमाम जगहों पे ये मुश्किल पैदा हो रही है। खासतौर पे ये आरोप बीजेपी पर लग रहा है। तो जो परिस्थितियां बदल रही हैं, बन रही हैं, इस पे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि कई पार्टियां हो, पार्टियों में प्रतिस्पर्धा हो, कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन जितना हेल्दी होगा उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन जो आपका पहला सवाल था कि क्या बड़ी पार्टियों की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि छोटी रीजनल पार्टियों का अस्तित्व बनाए रखे, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई नैतिक जिम्मेवारी होनी चाहिए। राजनीति में पॉलिटिकल पार्टीज अपना विस्तार करती हैं, करना चाहिए उन्हें।